तो यहाँ 9th इंग्लिश का मोमेंट्स बुक का चैप्टर 4 है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, ये चैप्टर का नाम है। इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो कौन सी कुछ अजीब चीजें थी जो मूर्खों के राज्य में उसके गुरु और शिष्य ने पाया। तो आंसर में लिखेंगे, द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स आर फॉलोइंग। तो ये तो क्वेश्चन से ही लिख दिए हैं, 10 से लेकर के यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर दो पॉइंट थी उनको लिखते हैं। उसमें क्या है, एवरी वन स्लीप्स ड्यूरिंग द डे एंड डज वर्क एट नाइट। सभी लोग दिन में तो सोते थे पर काम कब करते थे, रात में। और नेक्स्ट है, एवरीथिंग कॉस्ट द सेम वन डुड्डू। और कोई भी सामान लो, सबकी कीमत एक डुड्डू थी, या समझ लो यहाँ 1 रुपए थी, है ना। उस जमाने का क्या है, डुड्डू, और क्या था, मान लो 1 रुपी, यदि अपने से कंपेयर करें। वेदर वन बायज ए मेजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट अ डुड्डू। तो चाहे 1 किलो चावल ले लो, या बनाना ले लो, या घी ले लो, हर सामान चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, क्वालिटी वाला हो बिना क्वालिटी वाला हो, सबकी कॉस्ट कितनी थी, 1 डुड्डू थी। ठीक है, ये दोनों स्टेंज थी, थिंग्स थी। फिर क्वेश्चन 2 है, व्हाई डज द डिसेबल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट गुड आइडिया। तो जो शिष्य था उसने ये डिसाइड किया कि मैं इस मूर्खों के राज्य में रहूँगा, क्या उसका ये सोच सही था। तो देखते हैं, द डिसाइपल डिसाइड्स टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये तो यहीं से लिख दिए, द से लेकर के डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फिर बिकॉज से आंसर है, बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम। उस राज्य में हर चीज क्या था, सस्ता था। ही वॉन्टेड टू हैव गुड चीप फूड, और वो सोच रहा था कि मुझे सस्ता और अच्छा खाना मिल जाए, भरपेट खाना कितने में मिल जाए, सस्ते में। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन, इज इट गुड आइडिया, क्या अच्छा आइडिया था, नो, ये अच्छा आइडिया नहीं था। इट वॉज नॉट ए गुड आइडिया, ये सही सोच नहीं थी। द गुरु इवन वार्न द डिसिपल दैट इट वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वॉज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। जो उसके गुरु थे उनको वार्निंग दी, है ना, कि ये मूर्खों का राज्य है और ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। He said that one cannot tell what the people of this kingdom would do next. उन्होंने ये कहा कि कोई नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसके लोग आगे क्या करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्रायल्ड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल। तो किंगडम के दरबार में, राजा के दरबार में किन लोगों का पर ट्रायल, मुकदमा चालू किया गया, है ना। तो कौन कौन से लोग थे, द पीपल हु आर ट्रेल्ड इन द किंग्स कोर्ट आर, जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया वो कौन से थे, मर्चेंट एक व्यापारी था, द ब्रिकलेयर एक मिस्त्री था जो ईंटा जोड़ता है, द डांसिंग गर्ल एक नृत्यांगना थी, नाचने वाली गर्ल थी, द गोल्ड स्मिथ एक सुनार था, मर्चेंट सेकेंड टाइम, इसके बाद दोबारा से उसको किसको बुलाया गया था, मर्चेंट को। अब इसमें बोलता है कि गिव रीजंस फॉर देयर ट्रायल, उनके ऊपर मुकदमा या उनको बुलाया क्यों गया, उसका रीजन क्या है। द मर्चेंट वॉज ट्रेल्ड बिकॉज द बर्गलर डाइड व्हेन द वॉल वॉज मर्चेंट्स हाउस फेल ऑन हिम। एक बर्गलर था, चोर था, तो वो क्या हो गया, मर गया, क्योंकि उसके ऊपर क्या गिर गई थी, दीवार। इसलिए मर्चेंट को बुलाया गया, क्योंकि वो दीवार किसकी थी, मर्चेंट ने बनवाया था। The bricklayer was trailed because he was the one who built the weak wall that fell upon and killed the burglar. ठीक है, जो ब्रिकलेयर था या मिस्त्री था उसको इसलिए बुलाया गया कि उसने कमजोर दीवार बनाई थी और वो दीवार उस चोर के ऊपर क्या हो गई थी, गिर गई थी।
The dancing girl was tailed because she distracted the bricklayer by walking up and down the road with jingling anklets while he was building the wall. तो जो नाचने वाली लड़की थी इस उस पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि जो मिस्त्री था उसको डिस्ट्रैक्ट करती थी, उस रास्ते से जाती थी तो उसमें जो वो पहनी रहती है पायल, वो पायल की खनक होती थी तो उसका ध्यान भटक जाता था, वो वहाँ देखने लगता था, इसलिए दीवार कैसी हो गई, कमजोर हो गई, तो डांसिंग गर्ल का नाम लग गया। फिर द गोल्ड स्मिथ वॉज टेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट कंप्लीट द ज्वेलरी ऑर्डर्स गिवन बाय द डांसिंग गर्ल एंड दैट्स व्हाई शी हैड टू गो न्यूमरस टाइम्स टू चेक इफ द ऑर्डर वॉज रेडी। अब इसके बाद सोनार को पकड़ा गया, गोल्ड स्मिथ को पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया उसको? क्योंकि जो वो लड़की थी, डांसिंग गर्ल थी, उसको ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी और वो ज्वेलरी टाइम से नहीं बनाया था, बोल देता था आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा, तो बार बार उसके यहाँ जाती थी कि उसका ज्वेलरी बन गया कि नहीं बन गया। फिर है द मर्चेंट वॉज टेल्ड अगेन, अब मर्चेंट को फिर से बुलाया गया बिकॉज द गोल्ड स्मिथ कुड नॉट वर्क ऑन द डांसिंग गर्ल्स ऑर्डर एज ही वॉज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड विद द ज्वेलरी ऑर्डर ऑफ द मर्चेंट्स फादर। अब जो है वहाँ पर जो गोल्ड स्मिथ था वो तो व्यापारी का, मर्चेंट का वो बना रहा था ज्वेलरी, इसलिए डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी टाइम से नहीं बना पा रहा था, है ना। तो जो मर्चेंट था उसके पिता ने कुछ ऑर्डर दिया था कि मेरे लिए ज्वेलरी बनाओ, तो ज्वेलरी बना रहे थे किसके? मर्चेंट के फादर की, ठीक है। और इसके कारण उसका नहीं बना रहे थे, इसलिए वहाँ पर फिर से किसको बुलाया गया? मर्चेंट को। अब मर्चेंट के फादर की क्यों नहीं बुलाया गया? हाँ, एज द मर्चेंट फादर वाज डेड, क्योंकि उसके पिताजी क्या हो गए थे? मर गए थे, तो उन्हीं को बुला लिए और बाद में उसी को क्या मिल गया? पनिशमेंट मिल गया। अब इसमें क्वेश्चन 4 है, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही ही escape punishment? तो किंग के हिसाब से कौन वास्तव में दोषी था, कौन इसका दोषी था, है ना, और जो है उसने पनिशमेंट से उनको क्यों बचा दिया? तो यहाँ पर द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू किंग, यहीं से लिख देना है, द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग वॉज द मर्चेंट हिमसेल्फ। वहाँ पर खुद ही वो क्या था? व्यापारी था, एक व्यापारी था, वही वह दोषी था, ठीक है। although the merchant's father was the one of the blamed, the person to be held punishable was the merchant, as the merchant's father was already dead and someone had to be punished for the crime। वैसे तो उसके पिताजी को दोषी ठहराया गया था, मर्चेंट के पिताजी को, पर मर्चेंट के पिताजी पहले से ही डेड हो चुके, मर चुके थे, इसलिए इस क्राइम का दोष किसके ऊपर दिया गया? मर्चेंट के ऊपर। He escapes punishment because he is too thin to be executed on the stake। अब वो इस पनिशमेंट से बच गया। क्यों बच गया? कि वो इतना पतला था, इतना पतला था कि वो फांसी की रस्सी में फंसता ना, रस्सी मो है ना, बहुत पतला था, इसलिए वहाँ पर उसको छोड़ दिया गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन है, व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसिप्लिन रिमेंबर देम? तो कौन से जो हैं बुद्धि वाली शब्द थे गुरु के, और डिसिपल को ये कब याद आए, है ना। द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम वेयर, दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। उन्होंने ये शब्द कहा था कि ये मूर्खों का शहर है और वो तुम नहीं जानते हो कि आगे ये क्या कर सकते हैं, ये बातें उसको याद, ये बुद्धिमानी की बात उन्होंने कही थी। The disciple remembers them when he is ordered to be executed without committing any crime। और ये बात जो है उसके शिष्य को तब आती है जब जो है बिना कुछ करे, गलत करे, कोई क्राइम नहीं किया था, फिर भी उसको क्या किया जा रहा था? एग्जीक्यूट किया जा रहा था, सजा दी जा रही थी, फांसी दी जा रही थी। ही वॉज टू बी एक्सक्यूटेड ऑन द स्टेक, उसको क्या करना था? फांसी में लटकाना था। द रीजन बीइंग दैट ही वॉज फैट इनफ टू बी एक्सक्यूटेड ऑन द स्टेक, और इसका रीजन ये था
कि वो खा पी के क्या हो गया था, मोटा। तो ढूंढ रहे थे कि भाई मोटे आदमी को फांसी की सजा दो, पतला वाला आदमी तो फांसी में मरेगा ही नहीं, इसलिए मोटे आदमी को ढूंढ के लटकाने वाले थे, और इसलिए उसको ये बातें याद आ रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 का है, इसमें देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। तो जो गुरु हैं अपने शिष्य की लाइफ को किस तरह से सेव करते हैं, बचाते हैं, इसके बारे में हमको बताना है इसमें। द गुरु टेल्स द किंग दैट ही वांट्स टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो वो राजा से बोलते हैं गुरु कि सबसे पहले मैं फांसी में लटकूंगा। सरप्राइज्ड एट द विश ऑफ गेटिंग एग्जीक्यूटेड द किंग एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू नो द रीजन। किंग जो राजा था ये सुन के सरप्राइज हो गया, है ना, और वो इच्छा जाहिर किया कि क्या कारण है भाई कि आप लटकोगे उसकी जगह पर। द गुरु रिस्पॉन्ड्स दैट द स्टेक बिलोंग्स टू द गॉड ऑफ जस्टिस। तो गुरु ने बताया कि ये जो फांसी है ये न्याय के भगवान के पास जाने वाली है, जो यहाँ फांसी में लटकेगा वो भगवान के पास पहुंचेगा, है ना, ये न्याय करने वाली। इट्स न्यू एंड इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, सो वेवर whoever dies on its first will be reborn as the king of this country। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कोई क्राइम नहीं किया है और सबसे पहले झूलेगा वो पुनर्जन्म लेगा, दोबारा से क्या लेगा, जन्म लेगा, और इस राज्य का क्या बनेगा, राजा बनेगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और उसके बाद जो मरेगा दूसरे नंबर पर वो इस देश का क्या बनेगा, मंत्री बन जाएगा। जो पहला झूलेगा वो क्या बनेगा, राजा, और उसके बाद वाले जो झूलेंगे वो क्या बनेंगे, मंत्री, फांसी में झूल जाएंगे। द फुलिश किंग वांट्स टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो जो वो मूर्ख राजा था वो बोलता कि ये अवसर तो मेरा है यार, मैं ही राजा बनूंगा, है ना। ही टेल्स हिज मिनिस्टर दैट दे शुड नॉट लेट देयर किंगडम गो इनटू हैंड्स ऑफ अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो अपने मंत्रियों को कहता है कि यार मैं इस राज्य को दूसरे के हाथों नहीं सौंपना चाहता हूं अगले जन्म में। दे डिसाइड टू गो ऑन द स्टेक themselves thinking that they would be the reborn as the king and the minister of the kingdom। तो जितने थे राजा सहित और उसके मंत्री थे, तो सब सोच रहे थे कि हम मंत्री बने रहेंगे अगले जन्म में। राजा सोच रहा था मैं राजा बना रहूंगा। तो सबसे पहले राजा को फांसी में झूल गया, फिर कौन झूल गए, मंत्री झूल गए। दे रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल। और इस तरह से जो है गुरु और डिसिपल, उसका जो शिष्य था वो क्या हो गया, बच गया। दैट्स हाउ द गुरु मैनेज टू सेव द डिसिपल्स लाइफ। तो इस तरह से गुरु ने अपने शिष्य की जिंदगी को बचाया। तो ये सारे प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, लर्न भी करना है।